हम लोग रोटेशन मोशन का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाला में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज क्या होता है, किसी रिजिड बॉडी के लिए पढ़ा चुके हैं। फार्मूला MI/RI² I = 1 to n होता है, ये पढ़ा चुके हैं। देख लो, दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, इसका सिंबल हम लोग के से लेते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर एनी रिजिड बॉडी, कोई रिजिड बॉडी लेते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं बाई डैश। तो रेडियस ऑफ जायरेशन वह डिस्टेंस होता है जहां पर टोटल मास कंसंट्रेटेड हो। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, जहां टोटल मास कंसंट्रेटेड हो या जहां टोटल वेट कंसंट्रेटेड हो। क्या बोले द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन where whole masses should be concentrated, जहां पर टोटल मास कंसंट्रेटेड हो। दैट इज I = इसका मास m ले लेते हैं, तो I = क्या होगा, m² हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं। मान लो कि इसका पार्टिकल n पार्टिकल है जिसका सभी का मास इक्वल है, n पार्टिकल्स है जिसका सभी का मास इक्वल है। डिस्टेंस r1 है, r2 है एंड सो ऑन rn है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = बता चुके हैं। क्या बताए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I = m1r1² m2r2² एंड सो ऑन। सभी पार्टिकल्स इक्वल मास का है अप टू n टर्न। सो दिस इज m कॉमन हो गया, तो r1² r2² एंड सो ऑन rn²। यहाँ rn² कर देते हैं। ये बताओ क्या करते हैं, टोटल मास m है, तो सिंस आप लोग जानते हो m = क्या होगा, मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया और ईच पार्टिकल का मास m हो गया। सो m = क्या लिख सकते हो m/n। सो I = क्या हो गया, टोटल मास r1² r2² एंड सो ऑन rn²/n। अब इसका कंपैरिजन कर देते हैं I = m² से, तो k का वैल्यू निकाल लेंगे। सो I = क्लियर हो रहा है, I = क्या बताए, m², वेयर k इज रेडियस ऑफ जायरेशन, r1² r2² एंड सो ऑन rn²/n। m और m कट गया, k = r1² r2² एंड सो ऑन n। क्या इसका नाम दूसरा नाम पड़ गया, रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू क्या है, देख लो, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। इसका दूसरा नाम पड़ गया रूट, ये रूट है, ये n से डिवाइड कर दिए तो मीन हो गया, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, वही लिखे, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्टेंस है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है, जिसका यूनिट क्या होगा, तो डिस्टेंस का यूनिट जानते हो, मीटर होगा, डायमेंशन l होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। पहला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों में रिलेशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो कंसीडर ए रिजिड बॉडी, कंसीडर ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी लेते हैं, इस एक्सिस के लिए रोटेशन करवाते हैं. ये रिजिड बॉडी एम है जिसमें एन पार्टिकल्स है, m1 है, r1 है, m2 है, r2 है, एंड सो ऑन, n पार्टिकल्स है. देयर आर n पार्टिकल्स mn एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn है. सो कंसीडर ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी लेते हैं, कंसीडर ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m ले लेते हैं. एक रिजिड बॉडी लेते हैं जिसका मास m है, कंसिस्ट या कंटेन्स n मोलिक्यूल्स है, विच कंटेन्स n मोलिक्यूल्स, n पार्टिकल्स भी लिख सकते हो. n पार्टिकल्स क्या क्या है? दैट इज m1 है, m2 है, एंड सो ऑन mn है. होज परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस r1, r2 एंड सो ऑन है, rn है. हमको क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन है. तो मेथड क्या है? एक का निकाल देंगे, सिमिलरली कर देंगे. बस याद करने का तरीका देखो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1, क्या फॉर्मूला होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर. आप लोग जानते हो v इजकल टू ओमेगा r होता है. तो v1 लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स. तो v1 इजकल टू ओमेगा r1. एंगुलर वेलोसिटी पहले बता चुके हैं, सभी के लिए इक्वल होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी और डिस्टेंस अलग अलग होगा. सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज E1 इजकल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर ओमेगा r1 का होल स्क्वायर कर दिए. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फॉर m2 क्या हो जाएगा? E2 हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m1 r1 स्क्वायर. ये क्या है? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली E2 एंड सो ऑन फॉर होल सिस्टम. En के लिए कर दिए, निकाल देंगे. फिगर सब के लिए इक्वल होगा. क्या हो गया? E1 E2 एंड सो ऑन. सो टोटल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी दैट इज ई टोटल या ई रोटेशन. पहले का हाफ सबका प्लस कर देते हैं, हाफ E1 E2 एंड सो ऑन En. हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ कॉमन ले लिए तो m1 r1 स्क्वायर, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे. इसमें क्या बच जाएगा? m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन. ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया. फिर से देखो, हाफ हाफ कॉमन ले लिए, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिए. बताओ इसको क्या कहते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी को कहते हो. mi स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 to n इंटू ओमेगा स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया. ये क्या हो गया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया. ये टोटल का नाम पर दे दो ई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन हो गया. मान लेते हैं हम क्वेश्चन दे दें, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज 1 रेडियन पर सेकेंड, तो ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू 1 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो आई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 2 इंटू ई रोटेशनल. मान लेते हैं क्वेश्चन दे दे कि प्रूफ डैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो यही क्वेश्चन कर दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम
एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें भी फिगर ही छोड़ देते हैं, मेथड ही हो गया। जैसे इसका पढ़ाए थे एक ही जैसा सब है। क्या मेथड आप लोग समझे, कैसे याद रखेंगे? तो एक रिजिड बॉडी है, लैंग्वेज ही रह गया, सब कुछ ही रह गया, फिगर ही रह गया। एक पार्टिकल का जैसे काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, उसी तरह से एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल देंगे और सिमिलरली कर देंगे, टोटल सिस्टम का निकल जाएगा। तो देख लो बनाने का तरीका। एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1 दैट इज L1 मान लेना। तो फार्मूला क्या होता है? m1 v1 r1। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आप लोग भुलाए हो तो सेंटर ऑफ मास में पढ़ाए थे r क्रॉस p। तो r p साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर एंगल 90 है तो r इंटू पी हो गया। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, r p इजकल टू एम भी होता है। ये फार्मूला याद रखोगे। सो एम वी आर। बताओ v इजकल टू अभी अभी बताए थे ओमेगा, linear velocity is equal to omega r1. Angular velocity is same for all particles. So L1 is equal to m1, v1 का वैल्यू पुट अप कर दो ओमेगा r1 into r1. So this is equal to m1 r1 square omega. Similarly angular momentum of m2. Similarly angular मोमेंटम ऑफ m2 दैट इज क्या कर देंगे L2 देख के उतार देना, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे? देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी सबका दैट इज क्या करेंगे? L इजकल टू सबका प्लस कर देंगे अप टू n टर्म्स, सबका प्लस कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। क्या प्लस करते हैं? तो L1 दैट इज L इजकल टू L1 का है m1 r1 स्क्वायर, L2 का है m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये ओमेगा कॉमन हो गया सब में, बस समाप्त हो गया। क्या लिख दोगे? दिस इज इक्वल टू mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। याद करने का तरीका भी बता रहे हैं। P इज इक्वल टू एम भी, तो एंगुलर मोमेंटम m के जगह पर आई, भी के जगह पर ओमेगा। इसे फाइनल फार्मूला थ्योरी प्रूफ करने के लिए। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड देन L इज इक्वल टू आई। क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम व्हेन रिजिड बॉडी रोटेट्स विथ 1 रेडियन पर सेकेंड अबाउट गिवन एक्सिस। 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके, एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके, टॉर्क के लिए निकाल रहते हैं। तीसरा टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिगर ही रह गया, निकालने का मेथड ही रह गया। क्या करोगे? पहले पार्टिकल का टॉर्क निकाल दो, सिमिलरली करके दूसरे का निकाल दो, प्लस कर दो होल रिजिड बॉडी का निकाल दो। तो फिर से निकालते हैं। सिंस टॉर्क फॉर m1 दैट इज ग्रीक सिंबल टाउ से लेते हैं। फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज इक्वल टू m1 a1 r1। अभी अभी बताए थे v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1। तो v1 बाई टी से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, तो वेलोसिटी बाई टाइम को एक्सीलरेशन कहते हो, ओमेगा बाई टी को एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हो। तो ये याद रहे तो ये डायरेक्ट लिखना। सो टॉर्क इज इक्वल टू m1 a1 के जगह पर अल्फा r1 इंटू r1। सो दिस इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा हो गया। बस सिमिलरली टॉर्क फॉर m2 क्या कर देंगे? m2 r2 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। टोटल टॉर्क
या टॉर्क फॉर रिजिड बॉडी, टॉर्क फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क निकाल दो, प्लस कर देंगे सबका। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, होल सिस्टम का टॉर्क निकाल देते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू पहले का, दूसरे का एंड सो ऑन, एन पार्टिकल्स का। पहले का कितना था m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फा सब में कॉमन ले लिए। इसका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ri स्क्वायर, आई का वैल्यू कम से कम 1, लास्ट में अप टू n इंटू अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये फार्मूला हो गया टॉर्क का आई अल्फा। याद करने का तरीका एफ से, एफ इज इक्वल टू एम में, तो रोटेशन मोशन में एफ के जगह पर टॉर्क, एम के जगह पर आई, ए के जगह पर अल्फा। ये फार्मूला याद करना है, ये प्रूफ करना है। इसमें भी इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो जाएगा। अब 1 मार्क में रिलेशन बनाओ, रिलेशन फॉर 1 मार्क, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन बना दो। ओ फॉर 1 मार्क रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, फॉर 1 मार्क रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो अभी फार्मूला बताए हैं 1 मार्क में, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। डिफ्रेंशिएट कर दो डीसी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देना। तो ये हो गया डी एल बाई डी टी, ये हो गया डी वाई बाई डी टी, दोनों तरफ आई बाहर में डी ओमेगा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को अल्फा कहते हो, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हो गया, और इसी का नाम है टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये इंपॉर्टेंट हो गया रिलेशन, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग इससे पर निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम कर दो। रिलेशन बिटवीन, दूसरा क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। अभी फार्मूला जानते हो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का अभी हम लोग लिखे थे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा अभी लिखे हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई रोटेशन इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू आई ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो। ऊपर हो गया आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2आई, आई ओमेगा को एल कहते हो तो एल स्क्वायर बाई 2आई हो गया। ये ई रोटेशन का आंसर हो गया। बताओ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तुम कह सकते हो इफ एल इज कांस्टेंट देन ई रोटेशनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घटेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो आई घटेगा, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम लोग 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इन द absence of torque, torque ना रहे, in the absence of torque total angular momentum, total angular momentum in the absence of torque total angular momentum of any rigid body of any system of any rigid body of any system remains conserved.
रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। क्या क्या लिखे, इन द अब्सेंस ऑफ टॉर्क दैट इज, सुन लो, टॉर्क इज इक्वल टू, अभी फार्मूला बताए, dl/dt। बताओ क्या होगा, टॉर्क अब्सेंस रहे, और टॉर्क अब्सेंस रहे, अब्सेंस का मतलब हो गया टॉर्क इज इक्वल टू 0, सिंस टॉर्क इज इक्वल टू 0, अब्सेंस का मतलब टॉर्क ना रहे, 0 रहे, तो dl/dt 0 हो गया। सो dl इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, क्या होगा, dl का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन, dl का इंटीग्रेशन हो गया l, 0 का हो गया कांस्टेंट। सो l इज इक्वल टू, जानते हो, आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आई ओमेगा कांस्टेंट हो गया, l कांस्टेंट का मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब कि ये आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो गया। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगा, उल्टा है। उल्टा का ग्राफ भी आप लोग बना लोगे, ये आई है, ये ओमेगा है, ये ग्राफ हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। बताओ, इसका क्वेश्चन एक बना लो, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थ का रेडियस आधा हो जाए तो डे नाइट पर क्या इफेक्ट पड़े? इफ रेडियस ऑफ अर्थ सडन बिकम्स हाफ हो जाए, क्या टाइम पीरियड पर इफेक्ट होगा? कैलकुलेट द टाइम पीरियड, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अभी का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। तो टाइम पीरियड कितना हो जाए यदि रेडियस आधा हो जाए, घट जाए, आधा रेडियस हो जाए तो डे नाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, मतलब आई ओमेगा 1 इज इक्वल टू आई टू ओमेगा 2। तो बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर, अर्थ स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m²। तो बताओ I1, अब पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m² इंटू ओमेगा 1। बताओ बाद का रेडियस आधा हो गया तो 2/5 mr' का स्क्वायर कर देते हैं, आधा हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r' इज इक्वल टू, हम r/2 दिए हैं, रेडियस आधा हो जाए, 1/3 देगा तो 1/3 दे देना, तो 2/5 m कट गया, बच गया r² ओमेगा 1 इज इक्वल टू r', माने r²/2 2 जा 4 इंटू ओमेगा 2, ये कट गया, ये कट गया, सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 ओमेगा 1। एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम से बढ़ जाएगा। पूछा गया है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पूछा गया है, एंगुलर वेलोसिटी कितना से बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2π/t2, ओमेगा 1 2π/t1, सो t2 इज इक्वल टू t1/4, ये हो गया। t1 का मतलब अभी का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, तो 6 आवर्स हो जाएगा। जब रेडियस आधा हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड घट गया, ये आंसर हो गया। अब हम लोग थ्योरम इसका देखते हैं। थ्योरम, तो 2 थ्योरम होता है, 2 थ्योरम्स।
of moment of inertia. One perpendicular axis theorem. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? तो किसी एक एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के सम का इक्वल होता है। क्या स्टेटमेंट होता है? किसी एक एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट moment of inertia of rigid body about any given axis is equal to moment of inertia is equal to sum of moment of inertia about other two axis के लिए। समझाने के लिए क्या देख लो, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस। मान लो जेड एक्सिस के लिए हम बात करते हैं, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हो गया, क्योंकि ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर से देख लो, यदि यहाँ आई एक्स लिखना तो आई बाई प्लस आई जेड, तो स्टेटमेंट रटना नहीं है, इसे समझना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे भी पढ़ सकते हो। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस, गिवन एक्सिस जेड के लिए इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर टू एक्सिस। ये हो गया प्रूफ। न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ फार्मूला का जरूरत है, प्रूफ का जरूरत नहीं है, फिर भी प्रूफ कर देते हैं, जरूरत नहीं है। कोई रिजिड बॉडी लेते हैं, तो रिजिड बॉडी लेते हैं और उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ प्रूफ करते हैं, इसी को प्रूफ करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लेते हैं, ये कोई रिजिड बॉडी लेते हैं जिसमें एक पार्टिकल्स लेते हैं, m1 लेते हैं, m2 लेते हैं, ith पार्टिकल लेते हैं। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस के लिए ri ले लेते हैं, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं। तो बताओ y एक्सिस का पैरेलल खींच रहे हैं, मतलब x पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? y का पैरेलल मान लो कि yi है, x का पैरेलल xi है, तो हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आई एक्स इजकल टू क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसके लिए तो मास इंटू अ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टोटल मास पार्टिकल का mi इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पर बाई परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस पर बाई परपेंडिकुलर होगा, तो बाई आई स्क्वायर हो गया। सिमिलरली आई बाई मास इंटू अ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाई पर एक्स परपेंडिकुलर होगा, आई जेड सिग्मा एम आई मास इंटू अ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जेड एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर है और दोनों पर परपेंडिकुलर के लिए आर आई माने हैं। सो आई एक्स प्लस आई वाई दोनों को प्लस कर दिए, तो ये कॉमन हो गया सिग्मा एम आई, ये बचा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एम आई एक्स स्क्वायर, ये एक्स आई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से एक्स आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल टू आर आई स्क्वायर। फिर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर आई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एक्स परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, 3 डायमेंशनल है, कंसेप्ट पैदा करना, ये 3 डायमेंशन के लिए है। तो ये हो गया आई जेड, ये प्रूफ हो गया। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम सोल्व करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेकेंड
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? किसी रिजिड बॉडी के लिए ये एक्सिस दे दिए बाई डैश, ये सेंटर, ये मास m, ये सेंटर से पास करवाते हैं एक्सिस, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल डिस्टेंस a मान लेते हैं, ये ए बी सेंटर एक्स से पास करवाए सेंटर से। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट moment of inertia of any rigid body about any given axis फिर से देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a square of perpendicular distance between two parallel axes। फिर से देख लो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड a square of distance between two parallel axes plus moment of inertia about an axis passing through its center, दैट इज क्या हो जाएगा, ये सेंटर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, मोमेंट देखो यहाँ से मैं इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस, यहाँ तक हो गया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड a square of perpendicular distance plus moment of inertia about an axis passing through the center। ये फार्मूला हो गया। प्रूफ देख लो, प्रूफ इसमें कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं mi, यहाँ से a है डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस ri ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बाई वाई डैश फॉर ith पार्टिकल, तो मास इंटू a स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बाई से ये डिस्टेंस हो गया a प्लस ri का होल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम डिफिनेशन क्या हो गया, मास इंटू a स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर, बस अब इसको mi a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो सिग्मा mi a स्क्वायर सिग्मा mi r स्क्वायर प्लस 2a सिग्मा mi ri, ये हो गया। बताओ ये ए डिस्टेंस पर क्या है, ए डिस्टेंस पर सेंटर है, और सेंटर पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ये सिग्मा एम आई का मतलब हो गया एम है। ये आर आई डिस्टेंस पर यहाँ पर, तो ये क्या होगा, यहाँ पर मास इंटू अ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये सी से सेंटर हो गया, सेंटर के लिए मास इंटू अ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, जीरो, क्योंकि सेंटर पर सेंटर ऑफ मास जीरो होता है। सो दिस इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस आई सी, ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों जीरो हो गया, यहाँ समझोगे, हम लोग पढ़ाए हैं आर सी एम, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पढ़ाए हैं एम आई आर आई बाई एम इज इक्वल टू आर सी एम, तो सेंटर पर सेंटर ऑफ मास जीरो होता है।
सो MIRI इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर 0 होता है, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव वगैरह देखेंगे।